वाला था जब गांधी जी मशहूर होने लगे थे, यानी चंपारण सत्याग्रह से कुछ बाद की बात। तो वो हमारे मुजफ्फरपुर के गांव के थे बेनीपुरी जी। तो वो अपने गांव की कहानी बता रहे हैं उस संस्मरण में। रोज गांव में कोई सुबह उठता, रात में सो के सुबह उठता और कहता, अरे हमने तो गांधी जी को बादल में उड़ते थे, बादलों में हमने उड़ते देखा। लोग मान लेते थे। बोले गांधी जी के पास ऐसी दैवी दृष्टि वो है, शक्ति है कि जेल में क्या बंद करेंगे अंग्रेज, वो अदृश्य हो जाते हैं। और इस प्रकार से जैसे हमने अपनी स्मृतियों में हक और बातिल या सत्य और असत्य के लिए हमने बाइनरीज बनाई हुई है, राम रावण, कृष्ण कंस, तो वैसे ही गांधी गवर्नमेंट, गांधी मेरे लिए सत्य है और गवर्नमेंट असत्य है, मैंने शत्रु है मैं। और ये बाइनरी बनी और उस पर मोबिलाइजेशन हुए और उन नेशनलिस्ट मोबिलाइजेशन के लिए ये बहुत एडवांटेजियस बाइनरी थी। तो इस तरह से भी बनाई गई। तो सत्ता और सत्ता के प्रतिरोध में दोनों को आख्यान निर्मिति की, स्मृति निर्माण की, इतिहास लेखन और पुनर्लेखन की जरूरत पड़ती है। बहुत कंटेंशियस बात है, लेकिन इसको अगर कहूंगा तो बातें ज्यादा अच्छे से, बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। बाकी जो विद्वान गण हैं उनको तो इनसे समझने की जरूरत नहीं है कि इलीट मैनिपुलेशन मेमोरी और हिस्ट्री की कैसे होती है। जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस सबको याद है, हर बार हर कोई अपने अपने तरह से इसको याद कर रहा है, हर ग्रुप की अपनी पॉलिटिक्स है, उसके हिसाब से इसको याद, ये तथ्य है। लेकिन तथ्य को याद करने, किस प्रकार से याद करने या याद न किए दिए जाने, सब तरह की राजनीति है। तो हम एक बार को थोड़ी देर के लिए उनके पक्ष से बोल रहे हैं जिनको विध्वंस के कारण जो अपने दर्द। एक मस्जिद है उनकी समझ में कि जो गिराई नहीं जानी चाहिए, गिरा दी गई। ये 1992 में हुआ। 2005 में ज्यादा ऐतिहासिक मस्जिद है, अगर वैसा कहा जाए, वैसे कहे जाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो प्रॉफिट के जमाने में जो अजान देते थे वो एक ब्लैक थे, नॉन अरब थे, अफ्रीकन थे, उनको बिलाल कहते हैं। और वो अजान के लिए बहुत मशहूर थे, तो बहुत सुनरस अजान देते थे। तो उनकी याद में एक मस्जिद उनके काल से थी, वो 2005 में गिराया इसलिए गया कि जो होटल बनाया गया मक्का शहर में काबे के पास, उस होटल में प्रिंस का जो बेडरूम था, प्रिंस की ख्वाहिश थी कि हम बेडरूम से मक्का का जो चक्कर लगाने को तवाफ कहते हैं, उसका चक्कर लगाना पड़ता है, साथ जितने भी चक्कर लगाइए। हमारे भारतीय परंपरा में कि शादी में 7 चक्कर लगाया जाता है, जिसमें 7 वादे हैं, वहां चक्कर लगाया जाता है, उसको तवाफ कहते हैं। तो जो तवाफ करते हों तीर्थयात्री, जायरीन उसको उर्दू में बोलते हैं, ज़ियारत करने वाले, तो उनको मैं सीधा बिना किसी बाधा के उस होटल रूम से वो प्रिंस देख सके, सऊदी प्रिंस। अच्छा, जैसे जैसे खुशहाली बढ़ती जा रही है तो ज्यादा लोग जा रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। अब ये कि अयोध्या इशू की मेमोरी जो मुसलमानों में, वही मुसलमान वहां जाके उम्रा हज भी कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे लोग कहेंगे नहीं, जानकारी नहीं है, जानकारी दे दीजिए, फिर वो जानकारी नहीं होने का दावा करेंगे। ये भी राजनीति है, जानकारी नहीं है ये सच्ची बात हो सकती है, जानकारी दे दीजिए फिर अनजान बनने की राजनीति करेंगे। तो ये तो राजनीति है ना। क्यों हम ये नहीं याद रखना चाहते हैं, हम वो याद रखना चाहते हैं। इसके और भी बहुत सी व्याख्याएं हो सकती हैं, उसके औचित्य भी हो सकते हैं उन व्याख्याओं, लेकिन हम केवल ये बता रहे हैं कि इसको याद करने न करने की जो राजनीति है, बस केवल हम अभी यहाँ पर इतना ही समझाना चाह रहे हैं कि, और याद करने में भी एक टर्म है हाइपर मेमोरियल।
वो भी किसी राजनीति से तय होगी, किसी को कितना ज्यादा याद करना है कि नहीं याद करना। तो ये विभाजन को लेकर के भी हमारे यहाँ जैसे 1857 का है, तो 1857 पे बहुत सीमित संसाधन हैं कि उस पर क्या क्या हुआ। जितने संसाधन है उनसे हमने इतिहास लिख लिया है और उसको जो पढ़ लेते हैं वो जान जाते हैं। कहा जाता है कि भाई बहुत सी बातें इतिहास में नहीं दर्ज कर सकते, इमोशन तो दर्ज करना और मुश्किल है, तो उसको उपन्यास में लाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उपन्यास में भी हम, वो उपन्यासकार की अपनी राजनीति होगी, उस राजनीति के तहत वो कल्पना करेगा ना, या कल्पना नहीं करेगा, वो ऑब्जर्वेशन भी देगा, तो भी तो उसकी अपनी राजनीति उसमें शामिल होगी। अब फिर ये कि वो उपन्यास कब लिखा जा रहा है, कितने समय बाद उस घटना के, और कौन लिख रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे कुरतुल्लाह हैदर बहुत ही प्रोफेशनल हिस्टोरियन की तरह वो आर्काइव और तमाम तरह के एविडेंस में घुसने के बाद तक उसको उपन्यास की शक्ल देती है। लेकिन उनके यहाँ भी 18 जैसे गर्दिश रंगे चमन उनका उपन्यास है, तो वो 1857 के परिणाम पर है कि लाल किले में जो शहजादियां थी उन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, वो भागना पड़ा, भाग रही हैं तो उनको इस तरह चलने की आदत ही नहीं थी जो भाग पाए, वो तरह की उसमें कहानियां हैं। लेकिन वो वहां से कहानी शुरू होती है। 1857 के कारण वारण इन सब के बारे में जो लार्जर हिस्ट्री है वो उसमें नहीं बयान है। तो अब ये जो उपन्यासों में भी इन पर चुप्पी है, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि बहुत दिनों तक लिख ही नहीं सकते थे, लिखते तो फिर अंग्रेज उसका हिसाब किताब कर देते। तो अब आपके पास स्मृति ही एक रास्ता रह गई। अब वो स्मृति भी आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करने में भी रिस्क है। तो इसलिए वहां पर आपको स्मृति जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगेगी कंपेयर टू हिस्ट्री, लेकिन उसकी ट्रूथफुलनेस तो हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी, कितना और किस प्रकार उसको हम ट्रूथ माने। इसीलिए 1857 तो दूर की बात, अब 47 पर आते हैं कि विभाजन के लिए क्या हुआ। अब देखेंगे कि विभाजन पे कि इतिहास में हम कारण ज्यादा डिस्कस करते हैं। क्यों कारण हम इसलिए ज्यादा डिस्कस करते हैं, न सिर्फ इसलिए कि हाँ आइंदा ना हो ये जानने के लिए, वो सब तो एक स्टैंडर्ड व्याख्या है, वो भी वैलिड व्याख्या है। एक व्याख्या ये भी है इसकी कि हम केवल कारण ही इसलिए जानना चाहते हैं ताकि हम ये बता पाए कि हमने नहीं इन्होंने किया, फिर वो लिखेंगे कि भाई नहीं हमने नहीं इन्होंने किया। परिणाम बताने में ये हो रहा है कि हम तीनों उतनी गलत है, यानी पहचान के आधार पर बोले कि हिंदू मुस्लिम सिख तीनों उतने ही नंगे थे, तीनों में बलात्कारी थे, तीनों में कातिल थे, तीनों ने खूब गदर मचाया, खून खराबे किए, तमाम तरह के वो किए। तो हम कारण पे ज्यादा बात करते हैं। साहित्य जो है, अफसाने कहानी मंटो या किसी का भी, वो परिणाम पे ज्यादा बताता है। परिणाम में भी दो प्रकार का है। भावुक शर्मा ने अपने प्रेजेंटेशन में आंगन नॉवेल की बात की, 60 के दशक में लिखा। अब उस नॉवेल में वो अपने आप में एक अलग तरह का उपन्यास, विभाजन रिलेटेड उपन्यास में अपने तरह से अलग तरीके का इसलिए है, उसमें एक दूसरा पहलू लाया गया है जो हिस्ट्री ने रिकॉर्ड किया या नहीं किया, लेकिन उपन्यास ने बहुत अच्छे से चित्रित किया। वो कैसे? एक ही घर है, उस घर में एक मर्द कांग्रेसी है, एक मर्द कम्युनिस्ट है, एक मर्द लीगी है। तीनों अपनी अपनी राजनीति बाहर की दुनिया में कर रहा है और वो अपना घर में आके आराम से पका पकाया खाना वाना खा के, धुला धुलाया कपड़ा पहना, आराम से सुबह शाम में आ रहा है, दिन भर सियासत कर रहा है, सोच रहा है वो बहुत बड़ा काम कर रहा है, और औरतें बाकी सारे काम कर रही हैं, वो उनका कोई रोल ही नहीं है इतिहास में। इस डिनायल को खदीजा मस्तूर ने अपने उस उपन्यास में बताया कि नहीं, तुम्हारी उन राजनीति ने, तुम उस राजनीति से अच्छा किए या बुरा किए, परिवार के लिए बहुत बुरा कर दिया, क्योंकि परिवार में औरतों को तुम देख ही नहीं रहे हो। किसी की शादी टूट गई, किसी ने मतलब वो रोमांस किया था, लेकिन राजनीति करने के चक्कर में वो अपनी प्रेमिका को ही लगा दे दिया। जिस प्रकार से गांधी जी की हत्या में वो हत्यारे ने वो अपना रोमांस को भी हत्या करने के उसमें वो इस्तेमाल कर रहा था।
तो ये इस दर्द को उसने खदीजा मस्तूर ने आंगन में दिखाया। तो या ये है कि हिस्ट्री और मेमोरी दोनों ही यहाँ पे हिस्ट्री को कॉम्प्लीमेंट करती है मेमोरी, जैसे आंचल मल्होत्रा ने रेमिनेंट्स ऑफ सेपरेटिज्म में कहा कि नहीं मटेरियल मेमोरी इंपॉर्टेंट होती है। जिन लोगों ने गर्म हवा फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब बदली हुई स्थिति में माइग्रेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है तो वो बूढ़ी माँ वो घर का एक कोना पकड़ लेती है, क्योंकि उनके लिए जीवन उस घर के बगैर सोचना भी नामुमकिन था। तो ये जो फिजिकल रिमेन जो मेमोरी में है उसको तो ये इसको सिंथिया टैलबॉट ने पृथ्वीराज चौहान के सिलसिले में और मनान अहमद आसिफ ने अपनी 2 किताबों में चाचनामा और लॉस ऑफ हिंदुस्तान, इसमें वो बताया है कि इतिहास को सत्ता बदलते वक्त के सत्ताओं में, वो सत्ता में जरूरी नहीं कि राज सत्ता ही जो भी पावरफुल है, वो अपने अपने तरह से बदलते वक्त में याद करने का प्रयत्न किया है। इन बदलते यादों को ऐतिहासिक तथ्य से के साथ छानबीन करके जो निकल के आए वही देना है। फिर जो दिया जा चुका रहेगा फिर वो भी क्वेश्चनेबल है, फिर उसकी वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता रहेगा, नॉलेज की ट्रेडिशन इसी तरह बढ़ती जाएगी। तो ये सिविल, जैसे अमेरिका के सिविल वार को डेविड ब्लाइट ने किस तरह देखा है, उसका कहना है कि हर बार व्हाइट ने ब्लैक को उसी प्रकार से यूज किया, चाहे उसमें सुलहवादी हो तब भी, यानी रिकॉन्सिलिएशन भी करना है तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए ट्रुथ जरूरी होता है कि पहले हम ट्रुथ एडमिट कर लें तब रिकॉन्सिलिएशन होगा। यानी कि अगर हम अपराधी हैं, हम अपराध को मानेंगे और अपराध बोझ सिंसियरली लेंगे तभी तो हमारी माफी जेन्युइन कहलाएगी, वरना हम यूं ही रस्मन माफी मांगे और जबरदस्ती कहेंगे तो माफी दो, तो इससे तो नहीं समाज में होगा, रिकॉन्सिलिएशन नहीं होगा। रिकॉन्सिलिएशन के लिए तो पहले ट्रुथ को एक्सेप्ट करना, फिर ये क्या उस एक्सेप्ट करने करवाने की दूसरी राजनीति है कि 300 साल पहले किसी और ने किया, हमसे कहोगे कि तुम उसका अपराध बोल लो और तुम ही माफी भी मांगो, तो ये दूसरा मसला आता है। तो इसमें अब हम बहुत सी बातें रह गई जो इसमें क्या है कि हम एविडेंस बेस्ड हिस्ट्री से जब हमें अभी के वर्तमान को, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट को जब डिस्कम्फीचर होता है तो उसमें हमारा ईगो इन्वॉल्व होता है और हम उस ईगो को क्वेश्चन करके हम अपने तरह की स्मृति और इतिहास का निर्माण चाहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे वर्तमान की जो जरूरत है, यानी कि जब जरूरत है कि अगर हम अपने आप को लीनिएज शासक से नहीं दिखा